ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं एंड आई हैव गिवन 5 स्टार्स फॉर दिस। देखिए, लेक्चर 5 और लेक्चर 5 पे मैंने 5 सितारे 5 स्टार्स रेटिंग दे दी है बेटे। आज का और नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको अच्छी तरह से, इन केस यू हैव अटेंडेड सिंसियरली, तो बेटे आपको फिर आने वाले दिनों में बड़ा इजी रहने वाला है, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज बेसिकली फाइनल लेवल कंसेप्ट, दैट इज F7 कंसेप्ट है बेटे। स्किल लेवल के पेपर वाली बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको सारे लॉजिक्स और कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। रजिस्टर तो ओपन करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। वी हैव डन 4 लेक्चर्स बेटे, मैंने 4 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। लेक्चर 1 में आई हैव जस्ट गिवन द बेसिक कंसेप्ट, कुछ मैंने बोला, कुछ आपने बोला और मैंने कुछ बातों को बता दिया। लेक्चर 2 में बेटे, लेक्चर 2 में आई हैव टोल्ड यू कि what basically we do in consolidated balance sheet, that we open that investment, we open that portfolio, we replace that investments with assets and liabilities. And in lecture 3 I have given you case study कि भाई ये case study है why we calculate non-controlling interest, because there can be 2 types of subsidiaries. One can be a wholly owned subsidiary and second can be a partially owned subsidiary. बेटे होली ओन्ड में 100% शेयर्स होते हैं आपके पास और पार्शियली ओन्ड में लेस देन 100% होते हैं पेरेंट कंपनी के पास, बट इट शुड बी मोर देन 50% बट लेस देन 100%। इफ इट इज फ्रॉम 20 to 50% देन इट इज अ केस ऑफ एसोसिएट। अभी हम एसोसिएट की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ सब्सिडरी एंड पेरेंट रिलेशनशिप। एज पर IFRS 10 इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये बातें हमने की। और बेटे चैप्टर 21 के लेक्चर नंबर 5 में आज हम आ गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर कैप्लॉन। मैं उसकी इलस्ट्रेशंस भी कराऊंगा, मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी करूंगा, और विद हेल्प ऑफ दैट आई विल बी टेलिंग यू द कंसेप्ट्स। तो बेटे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आइए हम कर्म करके दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बेटे बात बोलने में क्या, हम करेंगे और आगे चलेंगे। मैं भूपेश आनंद अभी तक आपके 4 लेक्चर्स ले चुका हूँ बेटे। लेक्चर 4, 1, 2, 3, 4 4 झंडे गाड़ दिए, 5वां झंडा आज से गाड़ूंगा। In these 4 lectures, I have told you what is or why or how or what is the reason for preparing consolidation financial statements, and what IFRS 10 says to me. What type of relationship which a parent company can have? It can have a work as a joint venture or a foreign collaboration, or as a parent company, as a holding company, as an associate, as a normal trade investment if the investments are less than 20%. क्योंकि 20 से 50 तक के बीच में हम कहते हैं वो एसोसिएट्स हैं, 50 से ज़्यादा है और 100% तक हैं तो हम कहते हैं वो पेरेंट सब्सिडरी की रिलेशनशिप है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि पोर्टली की इन्वेस्टमेंट को कैसे कंप्लीट करते हैं, और लास्ट स्पेसिफिकली 2 लेक्चर्स में एक केस स्टडी करके एक थॉट प्रोसेस आपके मन में डाला, दैट व्हाई वी कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हाउ वी कैलकुलेट बेटे ये बता दिया होता तो आप कर लेते, लेकिन भूल जाते बेटे। मैंने बताया हाउ के साथ साथ व्हाई वी कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आई हैव डेडिकेटेड 1 क्वेश्चन फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया लेक्चर नंबर 4 में कि हमें गुडविल क्यों कैलकुलेट करनी होती है, गुडविल का मतलब क्या है, पेरेंट कंपनी ज्यादा पैसे क्यों देती है, एंड द एक्सेस अमाउंट विच दे पे, दैट इज फ्रॉम द कंसिडरेशन एंड द अमाउंट दे आर गेटिंग, दैट इज नेम्ड एज गुडविल। तो इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद बेटे आज के इस लेक्चर में कुछ स्टेप्स बताऊंगा और एक इलस्ट्रेशन 1 करेंगे कैप्लॉन का। बेटे ये जो स्टेप्स है ना, भले ऐसा भी हो सकती है आपको समझना है, बिकॉज मैं इन सभी स्टेप्स को विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कराऊंगा। बट एक फॉर्मेलिटी है ना कि भाई मेरे को थोड़े से स्टेप्स बताने हैं, आप लिख लेंगे तो उसके बाद हम धीरे धीरे इनके मीनिंग को समझेंगे। आप बिल्कुल घबराना मत कि सर ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा मन में नहीं था इन स्टेप्स को लिखने के लिए। But the point is still एक फॉर्मेलिटी की दैट these are the steps and then we will be doing the practical। मैं पहले आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, फिर गाड़ी की किताब दूंगा। तो बेटे आज थोड़ा सा 4, 5, 6 स्टेप्स हैं, इनको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 1 करेंगे, फिर इन स्टेप्स में आएंगे और देखेंगे क्या इन स्टेप्स में यही बातें की थी जो हमने बताई हैं, यू नो दैट वी डिड इन इलस्ट्रेशन 1 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब ईमानदारी से
आप सब ईमानदारी से इस समय मेरी बातों को लिख रहे हैं और मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सच में लिखें। फिर मैं आपको जूस नोट दिखाऊंगा और फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे। बेटे लिखने से ज्यादा समझ आता है, आप प्लीज लिखना स्टार्ट कर दें। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। देखिए जी, मैंने ऊपर लिखा पहले तो, प्रोसेस और स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है विच इज नेम्ड एज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि इन स्टेप्स को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल हम थोड़ा सा एक मन में सेटिस्फेक्शन होगा नहीं हमने स्टेप्स लिख लिए हैं, इनको आप याद नहीं करेंगे, याद हो जाएंगे, यू नो। So step number 1 is always prepare a flow chart or a timeline for group structure. मेरे पहली आपको सुझाव है that whenever you read a question, you know that this is a parent company, this is a subsidiary company, this is a holding company, this is a subsidiary company, this company has acquired the shares, this much % of shares in this company, तो आपको वो एक बात टाइमलाइन बनाकर लिखनी है। इट मीन्स आपको एक समय की रेखा बनानी है, जैसे मैंने ये समय की रेखा बनाई, दैट व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, व्हाट इज द एंड ऑफ द ईयर, व्हेन वी हैव टू रिपोर्ट, इट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू रिपोर्ट दैट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, and 12 months is the gap, the beginning of the year. And what is the date of acquisition? That is when there comes a relationship of parent and subsidiary. Generally देखा गया है, अभी हम जो क्वेश्चंस बिगिनिंग में करेंगे बेटे, डेट ऑफ एक्विजिशन इज जनरली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैं शुरू के जो 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही कराऊंगा, ये इससे ईजी हो जाता है। बट इन रियलिटी द acquisition, the relationship of holding and subsidiary, the parent and subsidiary can be at any moment of time. So when it is in the middle of the year, then what to do? Middle of the year, then what to do? वो भी देखेंगे। बट अभी आप एक पहले आराम से फ्लो चार्ट बनाएं, आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। मैंने कहा जी स्टेप नंबर 1, ऑलवेज प्रिपेयर a flow chart or a timeline for group structure. It means what is the structure behind parent company and subsidiary company. So this is a timeline, this is the beginning of the year, this is the date of acquisition, this is the end of the year. अभी मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं, आप बस एक बार लिख तो लें। Step number 2, because this company has a relationship of parent and subsidiary. Now you know step number 2 is composite in step number 1 only, but still अगर हमें पता है that calculate percentage of holding, that because how many shares are being held, 99.99 क्वेश्चन में गिवन होगा 70% होल्ड कर रहा है, 60%, 99%, 100%, but supposingly it is not given to you, you can calculate that how many, अगर वो आपको shares दे देते हैं that parent company is holding this much number of shares in this company, so if those shares are given to you, you can calculate the percentage of holding. बेटा 3rd क्लास का क्वेश्चन है तो मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स held by or invested by or acquired by parent in subsidiary divided by total number of shares in subsidiary, because हमें subsidiary को consolidate करना है, तो जो भी कुछ मैं करूंगा सब्सिडरी की बैलेंस शीट के साथ करूंगा, जो भी कुछ मैं करूंगा एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी के साथ करूंगा, बिकॉज होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी हैज वन पोर्टली इन इट्स ओन बुक्स। उस पोर्टली को जब हम खोलेंगे तो हमें सब्सिडरी के एसेट्स और सब्सिडरी की लायबिलिटीज मिलेंगी। तो आई विल बी कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ दिस होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी इन सब्सिडरी। तो मैंने देखना है कि मैंने कितने शेयर्स लिए सब्सिडरी में और इस सब्सिडरी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं into 100, we can calculate, let it be 60%, let it be 70%. I know that it will be as per IFRS 10, it should be but more than 50%. तो सिंपल है। एक बच्चा कहता है स्टेप नंबर 1 दोबारा बता दो। बेटे अभी मैंने स्टेप्स को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है, आपने लर्न नहीं करने, आपको खुद ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि दैट व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग। फर्स्ट इज यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, अ टाइम लाइन showing the date of holding, the beginning of the year, the closing of the year, the reporting date, and as well as that percentage of holding। उसका मैंने स्टेप 2 बना दिया, आप एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, ठीक है जी, मैं जो अब बताने जा रहा हूं ना, आपको ये कहने जा रहा हूं दैट date of acquisition when the parent and subsidiary relationship begins, that is very important date। जैसे डेट ऑफ मैरिज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटे, एक लड़के की और एक लड़की का विवाह
पंडित से पूछना पड़ता है कि कौन से दिन हम विवाह करें, बिकॉज उस दिन सारे स्टार्स फेवरेबल करते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे. सिमिलरली फॉर अ पेरेंट कंपनी एंड अ सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप किस दिन बना. बिकॉज इन अकाउंट्स वर्ल्ड यू नो ऑल द प्रॉफिट्स अप टू दैट डेट ऑफ एक्विजिशन, आई रिपीट, जितने भी प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी ने अर्न किए अप टू दैट डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन तक, जिस दिन होल्डिंग पेरेंट एंड सब्सिडरी की रिलेशनशिप बनी, उस दिन तक जितने भी प्रॉफिट्स अर्न किए ये सब्सिडरी कंपनी ने अपने आप किए. सो दोज प्रॉफिट्स, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, आर नेम्ड एज प्री acquisition profits. I repeat, I have acquired shares as on a particular date. So all the profits of this subsidiary company up to this date of acquisition, इसका मतलब beginning से चलते आ रहे हैं. आप अज्यूम करिए ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो बेटे जितने भी प्रॉफिट्स उसके रिटेन्ड अर्निंग्स में आ रहे हैं अप टू दिस डेट, अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, ये सारे प्रॉफिट्स नो डाउट प्रॉफिट्स हैं सब्सिडरी के, बट दीज प्रॉफिट्स विल बी ट्रीटेड एज प्री एक्विजिशन इन नेचर फॉर पेरेंट कंपनी. पेरेंट कंपनी के लिए ये सारे प्रॉफिट्स प्री एक्विजिशन इन नेचर के हैं, क्योंकि इस दिन ये रिलेशनशिप बनी है. तो पेरेंट कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं आफ्टर दिस डेट ऑफ एक्विजिशन अप टू रिपोर्टिंग डेट, इस दिन से रिपोर्टिंग डेट तक जो भी प्रॉफिट्स होंगे, मतलब एक्विजिशन के बाद, तो बेटा लिटरल मीनिंग क्या आना चाहिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. अब एक बच्चा कहता है सर ये क्या प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स हैं, व्हाई यू आर नेमिंग देम दैट दीज आर प्री एंड दीज आर पोस्ट. माय डियर फ्रेंड्स, all the profits which are earned by subsidiary company up to the date of acquisition are of capital in nature. बेटे वो नॉन रिकरिंग इन नेचर के हैं. किसके लिए? होल्डिंग कंपनी के लिए. बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर होल्डिंग कंपनी, बिकॉज वी वांट टू ओपन दैट इन्वेस्टमेंट फॉर ऑफ होल्डिंग कंपनी. तो वो जितने भी प्रॉफिट्स होल्डिंग कंपनी को मिले, यू नो, फ्रॉम होल्डिंग कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, दो सब्सिडरी प्रॉफिट्स आर ऑफ टू नेचर, दो नेचर के हैं. एक तो प्री एक्विजिशन, मतलब एक्वायर करने के पहले के प्रॉफिट्स और एक्वायर करने के बाद के प्रॉफिट्स. मान लीजिए ये लक्ष्मण रेखा है, जैसे लक्ष्मण जी ने सीता माता जी के लिए लक्ष्मण की रेखा बनाई थी कि मां आप इस रेखा से पार मत करना. तो बेटे सिमिलरली मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमें पहले वो रेखा देखनी है. जनरली देखा गया कि दिस रेखा कैन बी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब मैंने स्टार्टिंग में सारे शेयर्स ले लिए. अच्छा, जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा ना, तो आपको थैंक यू बोलना है. किसको? एग्जामिनर को, बिकॉज उसमें कैलकुलेशंस कुछ कम होंगी, बिकॉज ऑल द प्रॉफिट फॉर 12 मंथ्स बिलोंग्स टू पोस्ट एक्विजिशन. बट अगर ये डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में आ जाती है, तो बेटे उस केस में आपको ईयर के कुछ मंथ्स प्री होंगे और कुछ मंथ्स पोस्ट होंगे. अभी देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए. आप बस स्टेप नंबर 3 लिखिए. प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड दैट इज सब्सिडरी कंपनी का हम संधि विच्छेद कर देंगे. वी विल डिवाइड दिस कॉम्पोजिट प्रॉफिट्स इनटू 2 पार्ट्स. Part 1 will be from beginning of the year up to the date of acquisition, Lakshman Rekha, and date of acquisition to reporting date, end of the year. But if the profit from the beginning of the year up to the date of acquisition, उनको हम कहते हैं pre-acquisition profits. From the beginning of the year up to the date of acquisition, जो भी profits होंगे, I will say them as pre-acquisition profits, pre-acquisition in nature, और उसका nature है बेटे capital. And all the profits from date of acquisition up to the reporting date, एक्विजिशन की तारीख से और उसके बाद तक जब रिपोर्टिंग करनी है या कभी भी उस दिन के बाद जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको हम कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, एंड दे आर रेवेन्यू इन नेचर फॉर पेरेंट कंपनी, एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आर कैपिटल इन नेचर फॉर पेरेंट कंपनी. इससे ज़्यादा मेरे से ना पूछना, अब ना मैं भी बताऊंगा, प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ आएगा. मैंने 3 स्टेप्स बता दिए. आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस समय लिख रहे हैं बेटे, पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस,
स्टेप नंबर 4 पे टिका हुआ है बेटे। इस स्टेप का नाम है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। व्हाई वी डू इट बताऊंगा, हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू, व्हाई वी कैलकुलेट फेयर वैल्यू एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू। बट पहले एक बार लिख लें स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट द फेयर वैल्यू। मतलब आज अगर हम इन एसेट्स को बेचते हैं, ठीक है ना बेटे, आई नो दैट we all know that balance sheet is prepared as per the historical cost. We prepare balance sheet as per the historical cost. जैसे लैंड है, लैंड हमने जितने रुपए में खरीदा था आज भी वैल्यू उसी की उतनी आ रही है, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज, इफ आई सी इन द मार्केट द वैल्यू ऑफ द लैंड हैज बीन इंक्रीज लाइक एनीथिंग। अब आप मुझे बताइए, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट and if again I show, you know, parent company show that land in the historical cost, again that consolidated balance sheet is not giving me true and fair view. तो एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअली में फेयर वैल्यू निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड माय कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शुड रिपोर्ट एट फेयर वैल्यू। उस फेयर वैल्यू पे वो रिपोर्ट होने चाहिए, मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट होने चाहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं, बिकॉज द मार्केट वैल्यू कैन बी मोर देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट कैरिंग कॉस्ट, और इट कैन बी लेस देन। जनरली देखा गया बेटे प्लांट एंड मशीनरी में देयर इज अ इम्पेयरमेंट लॉस, वी हैव डन द इम्पेयरमेंट। जनरली नो डाउट वी चार्ज डेप्रिसिएशन, बट स्टिल प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू सो मेनी अदर रीजंस। It means when we are preparing a consolidated balance sheet, we should show the plant and machinery at that reduced value, and that is named as fair value adjustment. Similarly, if we are showing land and land belongs to a subsidiary company, now because we are preparing consolidated balance sheet and we have to combine this land of subsidiary with land of holding, you know, parent company. Now this land of subsidiary should represent at fair value, at market value. So the point is, firstly we will be doing fair value adjustment. Now what is the use of that? अभी हम देखेंगे बेटे। I think in lecture number 3 and lecture number 4 I have told you non-controlling interest calculate करें, goodwill calculate करें। तो बेटे goodwill का मतलब क्या है? How much excess amount you have paid, that is how much excess consideration you have paid and how much amount of net assets you have received. तो मैंने आपको ये कहना है कि सपोजिंगली मैंने आपको एक्स डॉलर्स कंसिडरेशन पे किया और उसके बिहाफ में मुझे वाई डॉलर्स के नेट एसेट्स आए, बट द पॉइंट इज वो जो वाई डॉलर्स के नेट एसेट्स आए, दैट वाई वैल्यू इज फेयर वैल्यू, देन ओनली आई कैन एक्चुअली से दैट दिस इज गुडविल। But the values which are appearing in the balance sheet, in the standalone balance sheet of subsidiary company, they are not at fair values. They are at historical cost. So we are showing them as carrying cost. हम उनको कैरिंग कॉस्ट या कैरिंग वैल्यू पे दिखा रहे हैं, वो हिस्टोरिकल वैल्यू हैं। लेकिन जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि भाई पेरेंट कंपनी ने कितने ज़्यादा पैसे दिए, कितनी कंसिडरेशन दी और उसको उसके बदले में क्या मिला, तो जब हम उसके बदले में एसेट्स देखेंगे तो वो एसेट्स की वैल्यू हिस्टोरिकल नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी फेयर वैल्यू। Similarly, when we want to calculate non-controlling interest, in lecture number 3 I have told you that you have to calculate minority interest. तो बेटे वो जो minority interest का interest है, again that should not be on the basis of historical values of the assets, rather it should be on the basis of fair value of the assets. तो आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालना हो या गुडविल निकालनी हो, हमें आज के एसेट्स की, दैट इज व्हेन वी आर एक्वायरिंग इट, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट, एंड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्टिंग डेट, व्हाट इज द फेयर वैल्यू फॉर दैट, बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। All the profits from beginning to date of acquisition are pre in nature. नाम खुद कह रहा है pre in nature. And all the profits from date of acquisition to reporting date are post in nature. नाम खुद कह रहा है ये post in nature है। तो बेटे इट इज इंपॉर्टेंट टू डू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। पहले आप लिख लें, अभी और बताऊंगा, अभी हल्का सा ट्रेलर दिया है। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू और द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। किसके बेटे फेयर वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी की, ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब 2 तारीखों में हमने निकालनी है बेटे ये, एज पर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग ओन।
The method which we will be following while preparing consolidated balance sheet is not equity accounting. बेटे इक्विटी अकाउंटिंग हम एसोसिएट्स में फॉलो करेंगे, हम इसमें फेयर वैल्यू अकाउंटिंग फॉलो करेंगे. इट मींस व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, वी विल फॉलो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. वी विल फॉलो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को फॉलो करने वाले हैं. फेयर वैल्यू क्या कहती है कि आप क्या करो, जिस दिन शेयर्स एक्वायर हुए उस दिन वैल्यू कितनी थी नेट एसेट्स की, और जिस दिन आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो, द डेट ऑन विच यू आर रिपोर्टिंग हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एज ऑन दैट डेट. तो पहले दोनों की वैल्यूज निकालिए फिर देखेंगे. ठीक है जी, ये टाइमलाइन बनाइए. अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको ये बैलेंस शीट पता है, वी हैव सीन इन द रेशियो एनालिसिस ऑल्सो कि हम एक स्मॉल बैलेंस शीट बना सकते हैं. एसेट साइड को मैं डिवाइड कर सकता हूँ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. लाइबिलिटीज को भी मैं 3 की जगह 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं. मैंने एक पार्ट में लिखा लाइबिलिटीज, उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज भी हैं, करंट लाइबिलिटीज भी हैं, और ऊपर लिखा मैंने इक्विटी. It means I have divided the balance sheet into 4 parts. One part is equity, second part is liabilities, third part is non-current asset, fourth part is current assets. तो मैं ये कह सकता हूँ when I follow, fair value for valuing for preparing this fair value accounting for balance sheet. एक तो ये हो सकता है बेटे, मैं क्या करूँ, assets माइनस लाइबिलिटीज, तो नेट एसेट्स आ सकते हैं बेटे. अगर मैं ऐसा इनको नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज अगर ऐसा कर दूं, बताइए जी, ये नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो ये तो टोटल एसेट्स ही आ गए. और बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज. तो ये टोटल एसेट्स आ गए, ये टोटल एसेट्स आ गए. इसमें से अगर ये लेस कर दूं तो बेटे मुझे लगता है ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा. दिस पार्ट विल बी इक्विटी. ये तो वैसे नॉर्मल है. लॉजिकली बताइए कि आई कैन इन फेयर वैल्यू आई वांट टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ये तो बिल्कुल पक्की बात है, मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू देखनी है. अब मैं हर एसेट के, एक कंपनी में पता नहीं कितने सारे एसेट्स हैं, सबकी मार्केट वैल्यू चेक कर रहा हूं. हाउ मच इज द वैल्यू, हाउ मच इज द वैल्यू, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. अब ये इतना बड़ा काम है. मैं ऐसा करता हूं कि मैं नॉन करंट एसेट का वैल्यू, करंट एसेट का वैल्यू और करंट लायबिलिटी तो नॉन करंट का, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू. रादर इफ आई कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ ऑफ इक्विटी पार्ट, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज शेयर प्रीमियम, दैट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग. बेटे 4 हीरो बैठे हैं इस इक्विटी के अंदर जो मेन हीरो हैं. एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक शेयर प्रीमियम, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस और एक रिटेन अर्निंग. ये 4 हीरो बैठे हैं. मैं नॉन करंट एसेट इतने सारे हैं, करंट एसेट आप बताइए मारुति सुजुकी में हाउ ह्यूज नंबर ऑफ एसेट्स विल बी देयर. एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू तो अलग से मुझे एसीसी अपॉइंट करना पड़ेगा. ही विल बी कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू. सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट लेंथी प्रोसेस. एज पर IFRS 10 in fair value adjustments, either I can calculate the fair value of all the assets, all the liabilities, और मैं इतना लेंथी प्रोसेस छोड़ देता हूं. मैं इक्विटी की अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर दूं या चेंजेस देख लूं तो दैट विल बी इक्वल टू एसेट्स ओनली, नेट एसेट्स ओनली. तो आप क्या करें, बैलेंस शीट लिखें. अभी कुछ समझ नहीं भी आया तो टेंशन नहीं है, ऐसे ही बनाएं बैलेंस शीट. इक्विटी लिखें, फिर लायबिलिटीज लिखें, लायबिलिटीज में दोनों पार्ट्स लिखें, नॉन करंट करंट, उस तरफ नॉन करंट एसेट लिखें, फिर करंट एसेट लिखें. और जैसे मैंने शेड किया है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये देखिए मैंने लिखा ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी. तो मैं क्या करूंगा, फेयर वैल्यू में whenever I want to find out the fair value of the net assets, I will be finding out the fair value of equity which will be same. मेरा टाइम भी बच जाएगा और काम अच्छा होगा. तो मैं भूपेश आनंद एक फॉर्मेट दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्यों बनाते हैं, आप बस बना लो. हम जब क्वेश्चन करेंगे, आज ही एक इलस्ट्रेशन 1 करने वाले, you will be yourself will be aware that why we are preparing it. तो आप क्या करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन, जैसे मैंने आपको बताया, all the profits up to the date of acquisition are capital in nature profits. So it is important that you should calculate the fair value on 2 dates. One is the reporting date and second is the date of acquisition. So this is the date of reporting date. This is reporting date. मैं भूपेश आनंद
इसमें कह रहा हूं जी ये रिपोर्टिंग डेट है, एट द, बेटा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एट द रिपोर्टिंग डेट मैं इक्विटी को का वैल्यू देखूंगा, और इक्विटी का वैल्यू का मतलब है नेट एसेट का वैल्यू देखना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिपोर्टिंग डेट में कितनी है एंड हाउ मच इज द एक्विजिशन डेट। अच्छा ऐसा देखा गया बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल तो सेम ही रहती है सब्सिडरी कंपनी की, इफ नो शेयर्स, नो न्यू शेयर्स आर बीइंग इशूड एंड जनरली देयर विल बी नो न्यू शेयर्स विल बी इशूड एट ह्यूल लेवल। तो आप मान के चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी will remain same as on acquisition date and as on reporting date। acquisition date में भी और reporting date में भी equity share capital बिल्कुल सेम रहने वाली है। इसी तरह से जब हम कह रहे हैं कि हम नए शेयर्स इशू नहीं करेंगे तो या जनरली नहीं होंगे उस आपके लेवल में, तो मैं ये कह सकता हूं कि शेयर प्रीमियम बेटे जब गांव में नहीं बसेगा, जब when I am not issuing shares, so what is a question of share premium? So the value of share capital in the beginning, in the acquisition date will be equal to share capital on the reporting date. The value of share premium on the acquisition date will be equal to share premium on the reporting date. दोनों में सेम होने वाली है, ठीक है जी। आगे थर्ड केस में आ गए हम रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें चेंज हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि बेटे मैंने एक्विजिशन डेट में देखा कि लैंड की वैल्यू कितनी है और मैंने रिपोर्टिंग डेट में देखा लैंड की वैल्यू कितनी है, बहुत जनरली गिवन हो गया, आप उसकी टेंशन मत लें, मैं उसको डिफरेंट कर सकता हूं। सिमिलरली देयर कैन बी अ डिफरेंस इन द रिटेन्ड अर्निंग। एक्विजिशन में कितना रिटेन्ड अर्निंग है और एक्विजिशन के बाद भी तो कुछ प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे ना सब्सिडरी कंपनी ने, तो हाउ मच इज द वैल्यू, हाउ मच इज द रिटेन्ड अर्निंग as on reporting. So there can be a difference, there can be a difference between revaluation surplus, generally different होता है। इसी तरह से आपको गिवन होगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, इट मींस हाउ मच बाय हाउ मच वैल्यू लैंड हैज बीन इंक्रीज्ड या बाय हाउ मच बिल्डिंग हैज बीन डिक्रीज्ड, या तो आपको स्पेसिफिकली अलग अलग एसेट के बारे में बताया जाएगा और आपको उसका टोटल नेट रिजल्ट बता देंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज दिस मच। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वेदर यू आर गिवन विद सेपरेट एसेट वैल्यूज और नेट फेयर वैल्यू, पूरा उन सब एसेट्स का प्लस माइनस करने के बाद आपको फेयर वैल्यू बता देंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज दिस मच। करेंगे बेटे, ज़्यादा समझ आएगा। आज लिखने का दिन है, आज मैं इलस्ट्रेशन 1 करूँगा, आप मन छोटा मत करना, मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है जी। सो दिस विल बी, मैंने लिख दिया नेट एसेट वैल्यू। देखिए मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग को ऐड किया, बट आई एम नॉट राइटिंग नॉट द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं नेट एसेट वैल्यू, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, बट बिकॉज इफ आई कैलकुलेट with help of all asset side and then liabilities, it will be very lengthy process for me, so I have skipped that। मैंने उसको स्किप कर दिया है और मैं अब उस हिस्से को निकाल रहा हूं और उसका नाम भी तो नेट एसेट्स ही होगा, ठीक है सर। स्टेप नंबर 5। अब देखिए जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, बताया था। तो बेटे गुडविल को निकालना स्टेप नंबर 5 है। इट मीन्स द एक्सेस अमाउंट विच इज बीइंग पेड बाय पेरेंट कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स, दैट विल बी नेम्ड एज ब्रांड वैल्यू, द कंट्रोलिंग वैल्यू, बिकॉज दैट पेरेंट कंपनी विल कंट्रोल दिस कंपनी। तो बेटे एक्सेस प्रीमियम देना पड़ता है पेरेंट कंपनी को, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल दिस सब्सिडरी कंपनी। सो दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम, दैट एक्स्ट्रा वैल्यू, आप हल्दीराम भी छोले भटूरे खाते हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। बेटे बाजार में छोले भटूरे की प्लेट 50 रुपए की होगी, बट वो देते हैं 200 रुपए की, अज्यूम कर रहे हैं, तो आप 150 रुपए किस बात के ज़्यादा दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ एम्बियंस, बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज ऑफ नेम ऑफ हल्दीराम। तो बेटे वो एक्सेस वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट हाउ मच एक्सेस अमाउंट बीइंग पेड बाय दैट होल्डिंग कंपनी, बाय पेरेंट कंपनी फॉर परचेजिंग दैट पोटली। बेटे मैंने पोटली परचेज की, मान लेते हैं 2 लाख रुपए की, लेकिन जब उसको खोला तो उसमें से नेट एसेट्स निकले 1.5 लाख रुपए के, बट आई हैव पेड कंसिडरेशन एज 2 lakhs and I have received net consideration as 1,50,000. So the point is, it means I have paid excess 50,000 and that excess amount which I have paid is nothing. उस excess amount को हम ये कहेंगे that is goodwill.
तो स्टेप नंबर 5 में गुडविल निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द पेरेंट कंपनी फॉर एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर सब्सिडरी कंपनी। पूरा लिखना बेटे, बेटे कसम होगी अगर पूरा नहीं लिखा। मैं बता रहा हूं आपको, आने वाले लेक्चर्स आपके बड़े इजी हो जाएंगे अगर आज थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। कैलकुलेट गुडविल दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द पेरेंट कंपनी फॉर एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर सब्सिडरी कंपनी। और उसको कैसे निकालते हैं, कंसिडरेशन कितनी दी। अब कंसिडरेशन के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, कैश भी, काइंड भी। काइंड में जनरली शेयर्स देती है पेरेंट कंपनी अपनी कंपनी के, किसको, टू द शेयर होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स, टू द सब्सिडरी कंपनी, टू द सब्सिडरी कंपनी, बिकॉज दे कैन पे द कंसिडरेशन इन कैश एज वेल एज इन काइंड एज वेल एज इन बोथ। तो जो भी कुछ दिया है आप उसको पहले लिख देंगे, कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्यों ऐड करेंगे हम देखेंगे बेटे, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्यों ऐड कर रहे हैं अभी देख लेते हैं यार, अभी देख लेते हैं। वैसे आपको हल्की से हिंट दे दूं, आप ये बताइए, पहले लिख लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन। आप ये बताइए कि मैं यहां पर पूरे के पूरे नेट एसेट्स ले रहा हूं, पूरे के पूरे नेट एसेट्स ले रहा हूं, बट सपोजिंगली दिस इज नॉट अ केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी। 90% शेयर्स हैं होल्डिंग पेरेंट कंपनी के पास, 10% माइनॉरिटी है, बट मैं यहां पर पूरे नेट एसेट्स ले रहा हूं। आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग होल नेट एसेट्स, बट एक्चुअली वी शुड हैव सब्ट्रैक्टेड 90% ऑफ द एसेट्स। हमें 90% लेस करने चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने कंसिडरेशन में तो 90% लिया है, बट मैं एसेट्स 100% लेस करूंगा बिकॉज आई एम फॉलोइंग फुल कंसोलिडेशन। तो मैं क्या करूंगा, इवन जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, इवन मेरे पास जो नॉन कंट्रोलिंग की पावर है जो मेरे पास नहीं है बट माइनॉरिटीज के पास है, मैं उसको भी ऐड कर दूंगा सो दैट दिस बिकम्स 100%। मैंने जो पे किया वो तो अपने लिए पे किया, लेट इट बी 90%, और जो 10% शेयर्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास टोटल कंट्रोल 100% का आ गया। इसमें से 100% एसेट्स लेस कर देंगे, नेट एसेट्स जो भी निकाले, बैलेंसिंग फिगर विल बी गुडविल। Now the point is how we calculate that non-controlling interest, you know, वो हम देखेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दें। आप पहले आराम से स्टेप नंबर 5 लिख लें बेटे, 4 स्टेप्स बता चुका हूँ, 5वां ही चल रहा है। कैलकुलेट गुडविल दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द पेरेंट कंपनी फॉर एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर सब्सिडरी कंपनी एंड द मेथड, द फॉर्मूला। बेटा रटना है ही नहीं, मैं लॉजिकली बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है सर, आइए जी, लास्ट में मैंने लिखा गुडविल, और गुडविल को कहां पे दिखाते हैं हमें बताइए। इट इज ए नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट, वी हैव डिस्कस चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, सो इट विल बी शोन एज ए नॉन करंट एसेट इन द एसेट साइड। ठीक है सर, स्टेप नंबर 6 बेटे, कैलकुलेट द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। गुडविल निकाल लिया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालिए। बेटे इसमें 2 चीजें ऐड होती है, क्यों होती है देखेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन करंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू निकाली एक्विजिशन में। अब एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट में भी तो कुछ प्रॉफिट्स अर्न हुआ उन दोनों के बीच में, जो मैंने यहां पे किया था, ये किया ना बेटे। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, यू नो, द डिफरेंस मैंने कहा यहां पर तो मैंने देख लिया कि कितना पेरेंट को मिलना चाहिए, कितना माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, बट इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट उस डिफरेंस में भी तो नॉन कंट्रोलिंग माइनॉरिटीज का कुछ शेयर है, तो बेटे वो ऐड कर देंगे। अभी देखते हैं। तो मैंने लिखा फेयर वैल्यू ऑफ द एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पोस्ट मीन्स the difference between fair value as on acquisition date and the fair value as on reporting date। देख लेंगे, उसी को तो पोस्ट कहते हैं। एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट्स होंगे उसी को तो पोस्ट कहते हैं। तो दैट दोनों को ऐड कर दीजिए तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। बेटे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विल बी शोन अंडर इक्विटी while preparing consolidated बैलेंस शीट। बेटे मैंने 6 स्टेप्स बता दिए। एक बच्चा कहता सर इसमें से 1-2 स्टेप समझ नहीं आए। मैंने कहा मान लेते एक भी चीज समझ नहीं आई, मैं तो अभी क्वेश्चंस करके आपको सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। स्टेप नंबर 7, कैलकुलेट ग्रुप ट्रेड एंड अर्निंग्स। सर ये क्या होती है बेटे, मैं आपसे ये कह रहा हूं पेरेंट कंपनी विल बी गेटिंग 2 प्रॉफिट्स, 1 विल बी प्री एक्विजिशन एंड 2nd विल बी पोस्ट।
तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन आर नेम्ड एज प्री, उसका ट्रीटमेंट तो हमने कर लिया व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। बट व्हेन आई टॉक ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स, तो बेटा जो पोस्ट प्रॉफिट्स हैं होल्डिंग कंपनी को वो भी तो मिलेंगे। अभी आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और व्हाइल कैलकुलेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यू हैव कैलकुलेटेड हाउ मच इज द शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन दैट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। सिमिलरली वी शुड ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच इज द शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी इन दैट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 7, कैलकुलेट ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग तो लिख ही देंगे भाई, मेरी अपनी, पेरेंट की अपनी, प्लस उसमें से जो शेयर उसको मिलेगा फ्रॉम सब्सिडरी, फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन, बिकॉज वो रेवेन्यू नेचर के होंगे। तो देखिए क्या लिखा, पेरेंट कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस पेरेंट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड। बेटे कसम होगी अगर आपने नहीं लिखा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन 1 से अभी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझ नहीं आएगा अगर आपने नहीं लिखा। कैलकुलेट ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, पेरेंट्स रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस पेरेंट पी लिमिटेड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड। इसको कहां दिखाएंगे बेटे, रिटेन्ड अर्निंग में दिखाएंगे। किसकी, पी लिमिटेड की। अभी देख लेते हैं। अब मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स भी करानी है, आज के लेक्चर में थोड़ी बता दूंगा, बट देयर विल बी 3 एडजस्टमेंट्स जो आपके कोर्स में है। बेटे एडजस्टमेंट वैसे और भी हैं, बट इन योर कोर्स एज पर कैप्लन, एज पर बीबीबी, देयर आर 3 एडजस्टमेंट्स विच यू हैव टू डू। समटाइम्स एग्जामिनर वो एडजस्टमेंट्स भी दे देता है। तो बेटे आपको स्टेप नंबर 7 में 8 में उनकी ट्रीटमेंट भी करनी है। अभी मैं वो एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एट द टाइम, एक्यूरेट टाइम, जब लोहा गर्म होगा तो मैं उस समय आपको मारना शुरू कर दूंगा। अभी आप लिख लें, क्योंकि एक जगह सारे स्टेप्स आ जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर बार बार मैं चेंज तो करूंगा नहीं, तो उसमें से कोई स्टेप होगा कोई स्टेप नहीं होगा, बट ये प्रायोरिटी है, ये टोटल नंबर ऑफ सेट्स है, पूरा फॉर्मेट दे दिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग एडजस्टमेंट्स। इंट्रा ग्रुप का मतलब क्या है, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में कुछ मोहब्बत थी, तो इन्होंने सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस कर दी थी, या बिकॉज होल्डिंग कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर्स परचेज किए और सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था, और होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को कुछ गुड्स बेची थी, वो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है, बिकी नहीं। बेटे जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं तो दैट इज ऑलवेज एट प्रॉफिट। इट मीन वो जो गुड्स की वैल्यूएशन आ रही है, यू नो, एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू whichever is less, net realizable value whichever is less, that is inclusive of profit। तो हम क्या करेंगे, उन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स में, अनसोल्ड गुड्स में, जो गुड्स अभी भी हैं, जो होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेची थी या सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेची थी, उसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको खत्म कर देंगे। तो बेटे 3 एडजस्टमेंट्स करनी हो सकती हैं, पहली रिसीवेबल्स पेबल्स, दूसरी डिविडेंड की, और तीसरी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। A to Z एक एक बात बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो आप ऊपर लिखिए स्टेप नंबर 8, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरा, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर, इंटर नहीं है, INTER नहीं है, INTER नहीं है, इंटरा ग्रुप के अंदर ही। कैसे, टाटा ग्रुप है तो टेल्को ने TCS से कुछ ट्रेडिंग करी, TCS ने सॉफ्टवेयर बनाया टेल्को के लिए, या TCS ने सॉफ्टवेयर बनाया टाटा मोटर्स के लिए, तो दिस इज विद इन टाटा ग्रुप ओनली। गेटिंग अ पॉइंट। तो आप 3 एडजस्टमेंट देख लें, रिसीवेबल्स पेबल्स की, डिविडेंड पेड बाय S to P टू शेयर होल्डर्स होना चाहिए। अब वो शेयर होल्डर्स 2 पार्ट्स में, कुछ हेल्ड बाय P, कुछ हेल्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, अभी देख लिया, लिख लें बेटे, अभी लिख लें, कसम है आपको। प्लीज राइट इट डाउन सो दैट आई कैन, यू नो, एट द एक्यूरेट टाइम आई कैन रिलेट दीज थिंग्स। लास्ट है ये, प्रिपेयर। इतना सब कुछ करने के बाद जो बहुत इजी है, आप इसको भारीपन ना लें, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब वो बना रहे हैं ना, तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, रिप्लेस करनी है क्या क्या बेटे, वो पोर्टली। इसी के लिए तो इतना चक्कर पड़ा कि हम वो पोर्टली जो है उसको रिप्लेस कर दें और उसकी जगह हम एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाएं। तो इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही है P लिमिटेड में, पेरेंट कंपनी में, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी, उनको क्रॉस कर देंगे जैसा हमने लेक्चर 3 और 4 में किया। उसकी जगह एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाएंगे, 100% एसेट्स ऐड कर देंगे, 100% लायबिलिटीज ऐड कर देंगे, गुडविल शो कर देंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शो कर देंगे। बट समटाइम्स वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमने किए थे ना,
At the time in step number 4, when we have calculated fair value as on acquisition date and fair value of the net assets as on reporting date, बेटा उसका डबल इफेक्ट, सपोजिंगली प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो बेटा डबल इफेक्ट विल बी शोइंग इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वो मैं आपको याद करा दूंगा, आप बस लिख लें कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो बेटा, ये स्टेप नंबर 9 है, आप 7 मत समझना, ये लो 9 है बेटा, खुला खुला लिख दिया मैंने। एंड रिप्लेस को हाईलाइट कर दीजिए भाई साहब, मैं पिछले 2-3 लेक्चर से यही बात आपको बार बार बताता हूँ, रिप्लेस इन्वेस्टमेंट्स विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड टेक द इफेक्ट ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। गुडविल जो आपने कैलकुलेट की, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया, और 3 एडजस्टमेंट्स जो आपने की, किस किस की, रिसीवेबल्स पेबल्स की, डिविडेंड पेड की, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। बेटा सभी एक ही क्वेश्चन में सब कुछ नहीं आएगा, मैंने कहा जी मैक्सिमम जो आ सकता है वो यही है बस। एंड ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। सर अब सवाल आता है कि इस चैप्टर को हम बड़ा हैवी माने या इजी माने। बेटे है कुछ नहीं, ये आपका मेंटल ब्लॉक है अगर आप हैवी मानते, दिल की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आप ईमानदारी से चैप्टर नंबर लेक्चर 5 को पहले अटेंड कर लें, ठीक है। मैंने वैसे अब इलस्ट्रेशन 1 करानी है, मैं इसी लेक्चर में कराऊंगा, थोड़ा सा लंबा ना हो जाए लेक्चर, इसलिए मैं लेक्चर 6 में आ रहा हूं, मैं लेक्चर 6 लिखूंगा। बट आप माने कि लेक्चर 6 और 5 दोनों कॉन्टिन्यूएशन में हैं, आपने दोनों साथ साथ करने हैं। प्लीज लेक्चर 5 के बाद आप गैप मत देना और कुछ देर के बाद लेक्चर 6 मत करना, आधे घंटे का गैप भी मत देना। आप मानना कि लेक्चर 5 और लेक्चर 6 एक ही लेक्चर हैं, दे आर नॉट 2 lectures। जस्ट फॉर योर ईज आई एम प्रिपेयरिंग इट 2 lectures बट एक्चुअली दे आर 1। सो आपको इलस्ट्रेशन 1 कैप्लान की ओपन कर लेनी है। मैं लेक्चर 6 में आ रहा हूं, मैं भी नहीं मान रहा कि गैप नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली 1 सेकंड में अब नए लेक्चर में आ जाऊंगा। तो आपने कैप्लान बुक ओपन कर लेनी है, कैलकुलेटर अपने पास रख लेना है, कैलकुलेटर मैंने तो रख लिया, कैप्लान ओपन कर लिया, ठीक है जी। कैप्लान ओपन कर ली, कैलकुलेटर आपने पास रख लिया, और ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आप एक बार हल्की सी नज़र मार दें बस 5 मिनट लगाकर, ठीक है जी। समझ आए या नहीं आया हो आप एक बार रीड तो कर लें, मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहा हूँ। चलते हैं, मिलते हैं लेक्चर 6 में।